Corners presents Burma Self Sharing. जानते होंगे क्योंकि पहले से भी यदि आप सुन रखे हैं, बट फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले इस बिजनेस में आने से पहले मैं दोस्तों घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मैं चला गया दोस्तों वेस्ट बंगाल। हालांकि मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई, मेरा जन्म वेस्ट बंगाल का ही है, बट दोस्तों पढ़ाई तो हमने वेस्ट बंगाल में किया। लाइफ में पहली बार पैसा कमाने के लिए मैं गया दोस्तों वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जब गया तो दोस्तों सबसे पहला, जब भी आप कोई नया काम शुरू करने जाते हैं या फिर लाइफ का कोई पहला काम शुरू करने जाते हैं तो हमारे सामने बड़े सारे काम होते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बड़े सारे काम है ना, मतलब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम होते हैं। जैसे हो सकता है आपके सामने कोई लोग सब्जी बेच रहे हो सकता है आपके सामने कोई लोग किराने की दुकान खोल के बैठे हो सकता है आपके सामने या आपके परिवार में कोई लोग दिल्ली पंजाब में जाके फिल्टर, स्पोर्ट लाइन या वगैरह वगैरह बड़े सारे काम कर रहे हो या कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो। दोस्तों जब मैंने लाइफ में पहली बार काम चुनने का फैसला किया तो दोस्तों मेरे गांव में, मेरे समाज में, हालांकि मैं जिस जिले का रहने वाला हूँ, आप यदि हमारे जिले के होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा हमारे जिले में अधिकांश घर का एक आदमी आउट ऑफ कंट्री विदेश में रहता है। तो मैंने ये देखा था अपने गांव में, अपने जिले में, अपने परिवार में कि बड़े सारे लोग छोटे छोटे काम को सीख कर विदेश में जाके बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे थे। उस वक्त ही जब पहला काम चुनने का मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा मैं ऐसा काम चुनूंगा जिस काम की वजह से मैं इंडिया में नहीं बल्कि विदेश में जाकर बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मैं ठीक करूंगा। और इसी सोच के साथ मैंने सबसे पहला काम चुना दोस्तों, और मेरा कैरियर का, लाइफ का सबसे पहला काम था दोस्तों वेल्डिंग वाला काम। यदि आप में से जो लोग वेल्डिंग वाले काम को जानते होंगे, आपने देखा होगा घर में जब खिड़की लगता है लोहे का होता है, बड़े सारे दरवाजे होते हैं। तो मैं दोस्तों वेल्डिंग वाला काम सीखने के लिए गया, और जब मैं वेल्डिंग वाला काम सीखने के लिए गया दोस्तों, तो जब मैं उस काम को करना शुरू किया, यानी सीखना मैं शुरू किया, मैं आपको बताऊं दोस्तों मेरी इनकम थी मात्र 8 रुपया। अभी आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, 8 रुपया। जी हाँ दोस्तों, मैं वर्मा यादव, आज मैं बड़े लेवल पे हूँ, लेकिन दोस्तों लाइफ का पहला काम मैंने शुरू किया वेल्डिंग वाला और इनकम था मात्र 8 रुपया दोस्तों। और मैं बिल्कुल निराश नहीं था, क्योंकि मैं एक बात जानता था और आप भी जानते होंगे कि किसी भी बड़े काम में आप चले जाइए, यदि शुरुआत जो होता है ना वो जीरो से होता है। दोस्तों मैं काम सीखता था, हालांकि मुझे 8 रुपया मिलता था, लेकिन मैं बड़ा जोश में, बड़ा एक्साइटेड रहता था। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता था ना कि फलाना व्यक्ति विदेश में जाके इसी काम से 40,000 कमा रहा है, मैं भी सीखूंगा, मैं भी दिल से सीखूंगा और मैं भी 40,000 कमाऊंगा। लेकिन दोस्तों कई बार जैसा हम सोचते हैं उसके विपरीत घटना घट जाता है। दोस्तों जब मैं वेल्डिंग का काम सीख रहा था उसी दरमियान मेरे पापा का काम चला गया, यानी मेरे पापा को नौकरी से निकाल दिया, ये बोल के कि अब आपके बाजू में वो दम नहीं है, आपसे काम होने वाला नहीं है। तो मेरे घर की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि जो थोड़े मोड़े पैसे हमारे पापा कमा रहे थे उससे हमारा पूरा घर चलता था, वो पैसे आना भी बंद हो गया दोस्तों। तो मैंने सोचा कि अब 8 रुपये में कमाऊंगा। 6 महीना बीत गया था। और बाहर की काम की मैं बात करूं दोस्तों, बाहर की दुनिया, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, बाहर की दुनिया बड़ी खराब है। कोई भी व्यक्ति जल्दी अपना काम किसी अगले इंसान को सिखाना नहीं चाहता है, कारण उनके मन में डर होता है इसको सिखा देंगे तो मेरे जगह पे आ जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 6 महीना वेल्डिंग वाला काम सीखने के बाद सिर्फ हम्बल चलाने का मौका मिला। मैं मोटा मोटा हम्बल चलाता था, पाती काटता था, पाती को सीधा करता था, प्रिंट करता था, लेकिन वेल्डिंग का रड छूने को नहीं दिया गया दोस्तों। उस वक्त मैंने सोचा कि इस प्रकार से हम काम करेंगे तो हमारे घर की स्थिति और बदतर हो जाएगी। तब दोस्तों मैंने उस काम को छोड़ दिया और मैंने उस काम को करने का फैसला किया जिस काम को मेरे पापा जी लगभग 25 से 30 साल के थे दोस्तों, और आप में से बड़े सारे लोग उस काम के बारे में जानते होंगे। और वो काम था दोस्तों जूट मिल का काम। जूट उद्योग से मैं जुड़ गया, जिसमें आप देखे होंगे जिसमें चीनी बोरे में भर के आता है। तो मैं उस फैक्ट्री में जाके काम सीखने लगा। हालांकि हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े अच्छे भैया लोग थे, जिनकी वजह से मैं जल्दी से काम सीख गया और मात्र 8 दिन 10 दिन के अंदर मैंने काम सीख लिया और मेरा काम हमको मिलना शुरू हो गया। जब मुझे काम मिलना शुरू हो गया दोस्तों, मेरी इनकम जहां वेल्डिंग वाले काम से एक दिन का मात्र 8 रुपया था, जूट फैक्ट्री में मेरे एक दिन का इनकम हो गया दोस्तों 85 यानी 85 रुपये। और आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति 8 रुपया कमाया उसको 85 रुपया मिले, उसका जोश कितना गुना बढ़ गया होगा। मैं बड़ा जोश में रहता था, टाइम से 15 मिनट पहले मैं जाता था, जितने साहब मिलते थे मैं सबको सलाम ठोकता था। क्यों? ताकि मुझे काम मिलता रहे, काम मिलता रहे। सरकारी नौकरी था नहीं दोस्तों, काम मेरा परमानेंट नहीं था। वहां एक सप्ताह में 2 दिन काम मिलता था
15 दिन ही काम मिलता था, कभी कभी पूरे महीने मिलता था। तो थोड़ा सा ना जब चैलेंज जाना शुरू हुआ तो मैंने थोड़ा दूसरा रुख कर लिया। मेरे बड़े भैया के कुछ रिश्तेदार, जैसे मेरे बड़े भैया के साले की बात करें, वो साले साहब लोग सियालदह में रहा करते थे। तो मेरे भैया ने उनसे संपर्क करवाया, तो उन्होंने मेरा होम गार्ड का, यानी आप देखते होंगे बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, सियालदह की घटना बहुत बड़ा फ्लैट था दोस्तों, वहां पे मुझे दरबानी होम जिसे नहीं होता खड़ा होने का मुझे नौकरी मिल गया। और मैंने उस वक्त जूट मिल वाले काम को साइड कर दिया और उस समय मेरे को बोला गया 3500 रुपया मिलेगा, गार्ड बन के आपको 24 घंटे पहरा देना है, लोगों को जो सामान चाहिए तो ला के देना है, लोगों की सेवा करनी है। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, कई बार ना दिन रात 24 घंटे में 4 घंटे सोने की मिलता था, और खास करके संडे को मैं पूरी रात परेशान होता था। और उस समय ना हमारे थोड़ा तबीयत भी खराब हो गया, इस वजह से मैंने उस काम को भी छोड़ दिया और उस काम को छोड़ के मैं फिर से जूट फैक्ट्री में काम करने लगा। मैं जब जूट फैक्ट्री में आया उस समय जूट फैक्ट्री में वैकेंसी निकला और उस वैकेंसी में मेरा भी काम हो गया। हालांकि उस वैकेंसी के लिए मतलब एक दिन का 100 रुपया आपको मिलना था और उसके लिए 15-20 हज़ार रुपये घूस देने पड़ रहे थे। लेकिन मेरी जान पहचान अच्छी थी, हमारे भैया लोग की जान पहचान अच्छी थी, इसकी वजह से बिना घूस का मेरा काम तो हो गया। लेकिन दोस्तों हमारी इनकम हो गई 3000 रुपये महीने, पूरे महीने का 3000। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप सबको पता होगा कि बाहर में सप्ताह में एक दिन छुट्टी ही होता है, छुट्टी होता था, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से 3000 के बदले मैं 2600 कमा पाता था। 2600 तो मैं कमा रहे थे, लेकिन दोस्तों 2600 में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस वजह से मैंने क्या किया दोस्तों, उस वक्त मैंने जूट मिल वाले काम को करने के साथ साथ मैंने साइड से ना कुछ बिजनेस करने का सोचा। तो हमारे बड़े सारे दोस्त थे, बड़े सारे साथी थे, उन्होंने मेरे को सलाह दिया क्यों ना आप एक ऐसा काम करो कि कुछ ना कैलेंडर उठाओ, फोटो उठाओ। जैसे आपने देखा होगा भगवान का फोटो होता है, 2 का फोटो मैं लाता था 2 रुपये में, बेचता था 5 में। 5 का बड़ा फोटो जो लंबा वाला बड़ा वाला फोटो होता था वो मिलता था 5 का, बेचा जाता था 10 में। जब लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया, लोगों ने मेरे को समझाया, और खास करके सबसे ज्यादा मोटिवेट हमारे कुछ साथी थे, उन लोगों ने जब किया तो मैंने दोस्तों फोटो बेचने का भी काम शुरू कर दिया। यानी मैं जूट मिल में काम करता था और जो भी समय मिलता था मैं फुटपाथ पे बाजार लगाता था और 2 का फोटो 5 में, 5 का फोटो 10 में मैं बेचता था। लेकिन आप सभी को पता है दोस्तों, ये फोटो बेचने वाला या कैलेंडर का काम पूरे साल नहीं चलता है, ये खास करके दिवाली के टाइम में, दशहरे के टाइम में चलता है। तो दोस्तों ये काम परमानेंट नहीं था, बट मैंने ये भी काम किया। इसके अलावे अपना पॉकेट खर्च निकालने के लिए मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, घर में जाकर के। किसी बच्चे के पिताजी के माध्यम से 300, किसी के बच्चे के पिताजी के माध्यम से 200 रुपये मिला करते थे। यानी दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, यही मैसेज देना चाह रहा हूँ, जैसे सर ने मेरे सवाल किया कि काम तो मैंने बड़े सारे किए हैं, लेकिन दोस्तों इतने सारे काम करने के बावजूद भी मैं खुश नहीं था, मैं हताश था, मैं परेशान था और मैं एक नए काम की तलाश में। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, आपने अपने बारे में बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आपने क्या 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 किया है, और सुन के हम लोग भी इस बात से मतलब अचंभे में हैं। हमने बाहर की दुनिया तो उतना नहीं देखा, लेकिन ये महसूस कर सकते हैं कि बाहर में पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। तो चलिए अब हम लोग भैया से जानेंगे अगले सवाल को लिए। मेरा अगला सवाल है आप सबके तरफ से कि आप इस बिजनेस में क्यों आए, क्या वजह रहा कि आपने इस बिजनेस में आने का फैसला किया? थैंक यू सर। मैं आपको जैसे बता रहा था दोस्तों कि मैंने बाहर में कितने सारे काम किए। मैं किस परिवार से था, हमारे घर की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। मेरे पापा हमेशा बीमार रहा करते थे, मम्मी हमेशा बीमार रहा करती थी, घर नहीं था रहने के लिए दोस्तों। जब बरसात आता था छप्पर से पानी गिरता था, मैं ऐसे घर का रहने वाला हूँ। और भी बड़ी सारी परेशानी थी। लेकिन दोस्तों सर ने पूछा कि आप इस बिजनेस में क्यों आए। मैं आपको अपनी थोड़ी सी बात बताऊँ, और मेरे को लगता है ना मेरी बात से अपनी बात आप रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमें से अधिकांश लोग जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सारे लोग के पास बड़े सारे ख्वाब होते हैं। मेरे भी बड़े सारे ख्वाब थे, लेकिन मैं उन ख्वाबों की बात नहीं करूंगा दोस्तों। जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं समझदार हुआ, तो मैं देखता था ना कि मेरे बड़े पापा का 2 तला घर बन रहा था, और मैं बैठ के देखता था और मैं देख के सोचता था काश ऐसा घर मेरा भी होता। हमारे गांव में बड़े सारे ऐसे लोग थे जो नया साइकिल खरीद के लाते थे। मैं सोचता था काश हमारे पापा नया नहीं, कम से कम पुराना ही साइकिल खरीद के लाते थे, क्योंकि हमारे पास साइकिल भी नहीं था। जब मैं कलकत्ता चला गया, यानी जब मैं कमाने चला गया, पैसे तो मैं कम कमा रहा था, लेकिन सोच ना बड़ी थी। और मेरे ख्याल से हर आदमी ऐसे ही सोचता है। मेरे बड़े सारे दोस्त थे जो हमारे साथ ही पढ़ाई करते थे, और मैं देखता था उनके पास मोटरसाइकिल आ गया। मैं सोचता था काश मुझे भी कोई ऐसा काम मिलता ना जहां से मैं मोटरसाइकिल खरीद पाता। तो दोस्तों जैसे भी सर ने पूछा मेरे से, सवाल ये है कि बड़े सारे
दिमाग में सपने थे, बड़े सारे दिल में सपने थे, लेकिन उन सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई मौका नहीं था। लेकिन दोस्तों, जैसे आपने बोला कि मैं पहले ही बताया कि मैं एक नए काम की तलाश में था, या मैं हमेशा ऐसे काम की तलाश में रहता था जहां से मैं बड़े पैसे कमा पाऊं, क्योंकि जब बड़े पैसे मैं कमाऊंगा तभी मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक कर पाऊंगा, तभी मैं एक अच्छा जीवन जी पाऊंगा, तभी मैं आने वाले जनरेशन को एक नहीं होता एक अच्छा और सुंदर जीवन प्रदान कर पाऊंगा। इसकी वजह से दोस्तों मैं हमेशा नए काम की तलाश में था, और जैसे ही मुझे एक नए काम यानी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस के बारे में पता चला दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं सोचा और मैंने इस बिजनेस में आने का फैसला किया, और दोस्तों मैं आया। बहुत अच्छा। जैसा कि आप भैया की बात से समझ गए होंगे कि वाकई में जो बाहर में जो मेहनत कर रहे थे और उस मेहनत के बदले में जो इनको पैसा मिलता था ना, उनसे इनका गुजारा चल जाता था, पर इनके भी बड़े सारे सपने थे। ऐसे आप सबके भी कभी रहे होंगे, बाहर से इनका सपना पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए हमेशा इनके मन में ये जिज्ञासा थी कि मुझे कुछ और ऐसा काम मिल जाए जहां से मैं और ज्यादा पैसा कमा सकूं। मेहनत तो वो ऑलरेडी कर रहे थे वहां भी, पर यहाँ भी इन्होंने एक मन में था कि नहीं और अच्छा मिल जाए, कुछ और बड़ा पैसा कमाने का मौका मिल जाए। इन्होंने जैसे ही नए काम के बारे में इन्हें पता चला, ये तुरंत हमारे बिजनेस में आए। अब दोस्तों अगले सवाल की बात करते हैं आप सबकी तरफ से। सर एक सवाल और रह गया सर, आप बताएं कि आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा कि आपने इस बिजनेस को शुरू करने का मन बनाया? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बताऊं, जब इस बिजनेस में मुझे मौका मिला और जब इस बिजनेस में आया, तो आने के साथ ही आप सभी को पता है, जब हमें कोई नया इंसान किसी काम के बारे में बताते हैं, इस काम के बारे में बताते हैं, तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति सबसे पहला जो सेशन होता है ना, हमारे यहाँ बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखता है। दोस्तों मैंने भी जब सबसे पहली बार प्लान देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इतना एक्साइटेड था, उसकी कारण था कि जब मैंने प्लान को देखना शुरू किया तो प्लान में बड़ी सारी बातें समझाई गई। बड़ी सारी बातों में एक बात जो मुझे अच्छे से समझ में आया कि मेरे ख्याल से हम या मैं आपकी ही बात करूं, हम में से अधिकांश व्यक्ति जब कोई महीने की शुरुआत होती है या जब हमारा सैलरी मिलता है, जब हमारा इनकम मिलता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले घर के लिए राशन इकट्ठा करते हैं। दोस्तों मैं आपको इसको दूसरे रूप में समझाता हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पढ़ाई करता था और हमारे पापा को जब सैलरी मिलता था, तो हमारे पापा हमारे मम्मी हमको बैठाते थे और बोलते थे बेटा पेन कॉपी निकालो, और मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरे आंखों के सामने उस समय मतलब वो सीन मुझे याद आ रहा है। और मेरे पापा मम्मी बैठते थे और मेरी मम्मी बोलती थी बेटा 20 किलो आटा लेके आ जाना, 10 किलो चावल लेके आ जाना, है ना, 2 किलो अरहर का दाल, आधा किलो चने का दाल, तो बेसन, तो बेटा मसाले, ये वो तेल, है ना। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मुझे आज भी वो दिन याद है। और मैं अपने पापा और मम्मी के समय की बात नहीं बता रहा, जब मैंने पैसा कमाना शुरू किया तो मैं भी लिस्ट बनाता था। जब मैंने इस बिजनेस को देखा, मेरे को एक बात समझ में आई, जो यहाँ की अप्लायंस ने मेरे को समझाया कि बाहर से आप कहीं ना कहीं घर में जो सामान इस्तेमाल होता है आप कहाँ से लेते हैं। मैंने बताया मैं बाहर से लेता हूँ, तो उन्होंने एक बात बोला कि जो बाहर से आप सामान लेते हैं, वो दुकान वाले कभी आपको एक भी चीज गिफ्ट में दिया, कुछ भी अलग से गिफ्ट में दिया। तो मुझे आज भी वो दिन याद है दोस्तों, जब मैं 2000, 2500, 3500 का कभी मैं राशन जब लेकर के आता था, उस वक्त मुझे फ्री मिलता था, बिल्कुल मिलता था। और वो होता था दोस्तों, उस टाइम का एक बिस्कुट होता था, बड़ा फेवरेट बिस्कुट था, जिसका नाम था पार्ले-जी। दोस्तों मैं माथे पे बोरा रखता था और पार्ले-जी खाते हुए घर में पहुंच जाता था। मुझे बिस्कुट मिलता था, मुझे आज भी याद है। लेकिन इसके अलावा मुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हमारी अप्लायंस ने यहाँ के प्लान के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि जो आप सामान लेते हैं हमारे यहाँ से, मान लीजिए आपने 3300 का सामान लिया या 3000 का सामान लिया, आपको 10% आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट साथ के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा यदि वही 3000 का सामान आप लगातार 6 महीने लेते हैं, तो 6 महीने के बाद फिर से 7वें महीने आपको 3000 का एक्स्ट्रा सामान मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप 12 महीने लगातार 3-3000 का सामान लेते हैं, तो 13वां महीना आपको फिर से 6000 का सामान मिल जाएगा। यानी मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, एक बात मेरे को समझ में आया कि आखिर मुझे नया क्या करना, नया कुछ भी नहीं करना है, मुझे वही काम करना है जो ऑलरेडी बाहर से हम करते हैं। हमें वही सामान जो हम किसी किराने की दुकान से लेकर के आते हैं, कहीं ना कहीं वही हम चाहें तो ग्लेज के दुकान से ले सकते हैं। सबसे पहला मेरे को एक बात समझ में आया कि इस बिजनेस में अपने सपने पूरे करने हैं, पैसा कमाना है, एक पहचान बनाना है, तो जो सबसे पहला काम करना है दोस्तों, वो अपनी दुकान बदलना है। ये मुझे समझ में आया। लेकिन यदि मैं आपको बताऊं किसी और चीज ने मुझे सबसे
टीचर है, हम दोनों भाइयों के टीचर है, यानी आज तक हमने किसी दूसरे टीचर के पास कभी हम नहीं गए, यानी कभी किसी के पास हमने जाकर ट्यूशन नहीं किया। यानी हम लोग के जो गुरु रहे हैं स्कूल के बाद, बचपन से लेकर जब तक हम लोगों ने पढ़ाई किया, वो हमारे गुरु हमारे बड़े भैया रहे। हमने ना भैया से आज तक सुना, ना हमारे स्कूल के टीचर से आज तक सुना कि लेवरेज इनकम भी कोई चीज होती है। लेकिन दोस्तों विलेज में जब पहला दिन की मैं बात कर रहा, जब पहला दिन हमने प्लान देखा तो पहले दिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इस दुनिया में, इस धरती पे पैसा कमाने की, सपना पूरा करने की कुछ चाबी है दोस्तों, तो है दोस्तों लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं दोस्तों। हालांकि जब ये बात मैं ट्रेनिंग में सुना, यानी बिजनेस पढ़ते में जब ये बात मैंने सुना, मेरे को अपना दिन याद आ गया। कौन सा? जब मैं जूट मिल में काम करता था। उस फैक्ट्री में दोस्तों लगभग 5 से 7 हजार वर्कर एक बार में काम करते थे, यानी 3 शिफ्ट में चलता था। तो आप अनुमान लगाइए कम से कम 15 से 20 हजार वर्कर काम करते थे। जो उस फैक्ट्री के मालिक थे, कहीं ना कहीं हम लोग को 100 रुपए देते थे, और 100 रुपए के बदले मेरे को लगता है 200 रुपए का नहीं दोस्तों, हमें लगता है एक एक व्यक्ति से 500 रुपए का काम करवाते थे, 500 रुपए का। तो इस बात को जब सर बता रहे थे यहाँ पे, मैं अपने बात से रिलेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं जितने जगह भी मैंने काम किया, चाहे बिल्डिंग वाला काम था या फिर जूट मिल वाला काम, मैंने देखा कि लीनियर इनकम कर रहा था। नहीं, मैं खुद जितना मेहनत करता था उसका पैसा मुझे मिलता था, और जो हमारे मालिक थे या जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था उसके ऑनर थे, वो कहीं ना कहीं हमसे कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका टाइम लोग के टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो मेरे को एक बात क्लियर हो गया दोस्तों कि बड़ा पैसा कमाने की चाबी है दोस्तों लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम, और एक बड़ा शानदार एग्जांपल मेरे सामने उस वक्त दिया गया था, और उसमें यह समझाने का प्रयास किया गया था दोस्तों कि राम एक फैक्ट्री में काम करते हैं, पूरे 30 दिन काम करते हैं, उनकी सैलरी उनको मिलती है 10,000, और यदि 4 संडे निकाल देंगे और एक छुट्टी और निकाल देते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं राम 25 दिन काम करते हैं, पूरे 8-8 घंटे, तो उनकी सैलरी मिलती है आपका 10,000। तो कहीं ना कहीं 25 से भागा करेंगे तो एक दिन का इनकम होगा दोस्तों 400 रुपया। यदि 8 से भागा करेंगे 400 रुपये में, तो 1 घंटे का इनकम होगा 50 रुपया। यानी एक राम जिसका पसीना सर से लेकर तलवे तक जाता है, वो 1 घंटे का मौके में कमाते हैं 50 रुपये, 8 घंटे में कमाते हैं दोस्तों 400 रुपये, और कहीं ना कहीं 1 महीना में कमा रहे थे 10,000। लेकिन बजाज की बात करें तो उनके फैक्ट्री में राम की तरह 2000 वर्कर काम करते थे, और यदि हर वर्कर को बजाज 10,000 रुपये दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसके बदले वो 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 का काम करवाते होंगे। बट मैं मिनिमम की बात करूं 20,000 के कॉन्सेप्ट से, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, बजाज के फैक्ट्री का हर व्यक्ति 4 घंटा अपने 10,000 के लिए काम करता था, और 4 घंटा बजाज के 10,000 के लिए। उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 गुने 4, तो कहीं ना कहीं बजाज का एक दिन में 8,000 घंटा होता है। समझिएगा ध्यान से, 8,000 घंटा, जबकि भगवान ने हर एक व्यक्ति को मात्र पूरे दिन में 24 घंटा दिया है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, टाइम मल्टीप्लाई करने की वजह से, लेवरेज कॉन्सेप्ट को अपनाने की वजह से बजाज के पास 24 घंटा नहीं दोस्तों, बल्कि 2000 लोगों की वजह से 8,000 घंटे का काम हो रहा था। और हर 8,000 घंटे में आप समझिए घंटे की इनकम निकाला 50 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 लाख रुपया होता है। यानी एक व्यक्ति 400 रुपये कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति 4 लाख कमा रहा है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है दोस्तों, एक व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, दूसरा स्मार्ट वर्क करता है। एक व्यक्ति लीनियर इनकम कर रहा है, दूसरा लेवरेज इनकम कर रहा है। उस दिन मैंने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे भी जो मौका मिला इस बिजनेस में लेवरेज इनकम करने का, मैं भी लेवरेज इनकम करूंगा और अपने सपने को मैं यहाँ से पूरा करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहला ये अच्छा लगा मुझे कि मुझे अपनी दुकान बदलना है। दूसरा कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पे लीनियर के बदले लेवरेज इनकम करने का मौका है, और वो भी बिल्कुल छोटा सा पूंजी लगा के, बिना पूंजी का। धन्यवाद। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, भैया को 2 चीजें अच्छा लगा। पहली चीज तो ये नया कुछ करना नहीं था, इन्हें सिर्फ अपनी दुकान को बदलना था। चाहे किसी दुकानदार से अपने घर का सामान लेते थे, उन्हें गैलरी शॉप से लेना था। पर एक छोटा सा सवाल मैं आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लियर करना और चाहता हूँ, और मैं ये चाहूंगा भाई आप ही बताएं, ये मेरा नहीं बड़े सारे लोगों का सवाल है। आपके मन में सवाल होगा, आज से 10 साल पहले कंपनी के पास तो इतने सारे प्रोडक्ट भी नहीं थे, फिर भी आपने अपनी दुकान बदलने का सोच लिया। इतना बड़ा फैसला आप कैसे ले सकते हैं? किस पे भरोसा करके आपने किया? सबसे पहला सर, उस वक्त जो मैंने ये फैसला लिया, उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो हमारी अपलाइन का था। और जिन्होंने प्लान दिया उन्होंने इस प्रकार से मेरे को समझाया, क्योंकि उस टाइम में बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने विजन दिखाया, उस विजन से मेरे को एक बात समझ में आया कि आने वाला टाइम
इस बिजनेस में हम बहुत बड़ा चीज कर सकते हैं। कि उस वक्त मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया, बड़ी मुश्किल से 10 से 15 प्रोडक्ट होता था। बिल्कुल सही सर। 10 से 15 प्रोडक्ट होते थे, और वो भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं, बिल्कुल हमारे कमाल के प्रोडक्ट थे, हमारे यूजुअल प्रोडक्ट थे। लेकिन दोस्तों, जब सर ने कहा मेरा विजन जो मेरे को दिया कि आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आप क्या कर पाओगे इस बिजनेस में, आने वाला टाइम में कितना बड़ा आप अपने नहीं होता है कि अपने चीजों का बिल्डर कर पाओगे, नेटवर्क बिल्ड कर पाओगे, आप एक ऐसा चीज का निर्माण कर लोगे जो आने वाला टाइम में आपको जनरेशन को भी सपोर्ट करेगा। तो जो सर ने जो विजन दिया था ना, मेरे को लगता है सर ने उस वक्त जो बात बताया था वो सब सही है। उस वक्त 15 प्रोडक्ट थे, आज हमारे पास 200 से अधिक प्रोडक्ट है और बड़े सारे प्रोडक्ट की लाइनें लगी हुई है। सही बात है भैया की बात से आप एक बात समझ गए होंगे कि उन्होंने तब कंपनी पे अपलाइन पे भरोसा किया था कि आज 15-20 प्रोडक्ट है। उस समय भी अपलाइन हमें बोला करती थी कि आने वाले दिन में हम आपको वो सारे प्रोडक्ट देंगे जो आपके घर में इस्तेमाल होता है। भैया ने उस समय भरोसा किया। अगर भैया के दिमाग में एक बात आ गया होता, अभी आज तो नहीं है, जब आएगा तब कर लेंगे, तो भैया आज इतने कामयाब और इतने शानदार, इतने बड़ी, मतलब क्या मैं बोलूं, शब्द कम है, इतनी बड़ी कामयाबी कभी अचीव नहीं कर पाते। जो आदमी हमेशा पहले डिमांड करता है, काम बाद में करता है, वो कभी कामयाब नहीं होता है। किसी भी फील्ड की बात कर ले, ऐसे कहें आप खेती करते हैं, किसान हैं, और आपने बोला ये खेत तू मुझे गेहूं दे, तब मैं गेहूं बोऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आप पहले गेहूं बोते हैं, उसके बाद वो मिट्टी आपको 4 महीने के बाद आपको बहुत सारा गेहूं बदले में रिटर्न में देती है। ऐसा ही हुआ भैया के साथ। 15-20 प्रोडक्ट के साथ इन्होंने बिजनेस शुरू किया। आज आप सबको पता है लगभग 150-180 प्रोडक्ट अभी रनिंग में है हमारे पास, और 100 से प्लस प्रोडक्ट की लिस्ट हमारे पास आई हुई है। उस लिस्ट में बड़े सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा, सोचा भी नहीं है। आपके घर में दाल इस्तेमाल होता है, सूजी इस्तेमाल होता है, बेसन इस्तेमाल होता है, मसाला इस्तेमाल होता है, गमछा इस्तेमाल होता है, पेन इस्तेमाल होता है, कॉपी इस्तेमाल होता है, चम्मच इस्तेमाल होता है, बर्तन इस्तेमाल होता है। मैं सिर्फ ऐसे काउंट करवा रहा हूँ और मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ऐसे आज जो भरोसा करके काम कर लेगा ना, अगले 4-5 साल के बाद आप अपनी घर की जरूरत का जो प्रोडक्ट का नाम लेंगे ना, वो ग्लेज में होगा। आप भरोसा करें। जिस तरीके से भैया ने उस समय 15 प्रोडक्ट पे भरोसा किया था, आपके पास लगभग 200 प्रोडक्ट है भरोसा करने के लिए। अगर आपका नजरिया नेगेटिव है, तो अगर अभी आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो आज से 15 साल पहले तो प्लीज में टिक भी नहीं पाते। तो मैसेज बड़ा शानदार है, इनकी तरफ भरोसा करें। और दूसरे जो पॉइंट इन्होंने क्लियर करा, लेवरेज इनकम को लेके, सही बात है। मैंने भी पढ़ाई किया है, मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा था। किसी भी टीचर ने, यहाँ तक कि भैया ने बताया कि हमारे बड़े भैया टीचर है, आज भी टीचर है, आज भी वो लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं आज भी। लेकिन हमने कभी भी उनसे नहीं सीखा, नहीं सुना कि लेवरेज इनकम भी कोई इनकम होती है यार। हमें सिर्फ एक बात बताया गया, बेटा मेहनत कर पैसा आएगा, मेहनत कर पैसा आएगा। लेकिन जब ग्लेज में भैया ने आया तो देखा, इनको अपने आप पे समझ में आ गया, ये बाहर में 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करते थे, पर पैसा तो आया नहीं। जब इन्होंने लेवरेज इनकम के बारे में पता चला तो इनका दिमाग खुला, अरे यार मेहनत करने से ही पैसा नहीं आता है। रियल में पैसे वाले आज वो लोग हैं जो मेहनत करते तो हैं, साथ में बड़े सारे लोगों को अपने साथ मेहनत कराने के लिए भी प्रेरित करते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं। इन्होंने शानदार एग्जाम्पल अपने भी दे दिया। जिस जूट फैक्ट्री में ये काम करते थे, वहां पे 15 से 20 हजार लोग मजदूर काम करते थे। एक मजदूर को मिलता था 3000 रुपए। अब सोच के देखिए, उस जूट फैक्ट्री में अगर 15,000 लोग काम कर रहा है और सिर्फ 3-3 हजार कमा के दे रहा होगा, तो 15 क्या है, 45 लाख रुपए वहां भी जा रहा होगा। सॉरी 45 लाख हुआ है, कितना ज्यादा हुआ कैलकुलेट कर लेना ठीक से। मतलब वो बहुत बड़ा पैसा वहां पे वो मालिक कमा रहा था। और इनको ये बात बिल्कुल समझ में आ, क्योंकि ऑलरेडी वो वहां पे थे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आप सबके साथ चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और मेरा अगला सवाल सर आपसे है, जब आपको ये 2 चीजें क्लियर हो गई, तो आपने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करने के बाद आपने सबसे पहला काम कौन सा किया था, कुछ याद है आपको? सब बताएं। बिल्कुल याद है सर, है ना। सबसे पहला काम मैं बताऊं दोस्तों, इस बिजनेस को जब हमने शुरू किया, सबसे पहला काम मैंने किया लिस्ट बनाया। सबसे पहला काम लिस्ट बनाया। अभी आपको लग रहा होगा सर, एक छोटा सा सवाल मैं ऐड कर देता हूँ, आपने लिस्ट ही क्यों बनाई? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर, आपने सबसे पहले लिस्ट क्यों बनाने का फैसला किया? थोड़ा सा एक्सप्लेन सर। बिल्कुल सही सर, जैसे सर ने बोला लिस्ट बनाना, लिस्ट मैंने बोला लिस्ट बनाया। लिस्ट बनाने का फैसला हमने इसलिए किया कि जब हमने ट्रेनिंग लिया तो हमें एक बात समझाया गया कि इस बिजनेस में सक्सेस होना है, यदि इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो आपको ऐसे लोगों की सूची तैयार करनी है जिन्हें आप भविष्य में अपने साथ बिजनेस के लिए आप उनको काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। और लिस्ट की मैं बात करूं दोस्तों, मेरे को लगता है कि लिस्ट, मैं यहाँ की बात छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल
से हम घर में भी चले जाएं, जब कोई त्यौहार आ जाता है, मान लीजिए दिवाली का त्यौहार आ गया, उस वक्त भी हम क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। फर्क थोड़ा सा होता है कि वहाँ पे जब लिस्ट बनाते हैं वो लिस्ट होता है कि कौन कौन सी सामग्री लेके आनी है। हमारे घर में कभी शादी होती है, वहाँ भी हम क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें हम इसलिए लिस्ट बनाते हैं कि किन लोगों को हमें आमंत्रण देना है, और कई बार हमें नाम भी पता होता है, बट फिर भी लिस्ट बनाते हैं कि गलती से कोई व्यक्ति छूट नहीं जाए। तो मेरे दोस्तों, सर ने जैसे मेरे सवाल किया कि आपने सबसे पहले लिस्ट ही क्यों बनाया, क्योंकि लिस्ट जो है ना हमारे बिजनेस का, आपको पता है किसी फैक्ट्री का कच्चा माल है, तो लिस्ट हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला मेरे को जब मेरी अपलाइन ने समझाया कि सबसे पहला आप लिस्ट बनाइए, तो दोस्तों मैंने एक एक करके लिस्ट बनाना शुरू किया। जब आप भी ट्रेनिंग लिए होंगे इस बीपी क्लास का, तो कहीं ना कहीं आपको भी बताया गया और लिस्ट बनाने से क्या क्या फायदा, मुझे भी समझाया गया। और मैंने दोस्तों लिस्ट बनाना शुरू किया एक एक करके। मैं जितने लोगों को जानता था, हालांकि मैं उस वक्त ज्यादा लोगों को जानता नहीं था, उस वक्त हमारे पास मोबाइल फोन भी नहीं था, और हमारे बड़े सारे दोस्त थे उनके पास भी मोबाइल फोन नहीं था। बड़ी खराब, आप समझिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि हम ऐसे परिवार से थे दोस्तों कि जहाँ पे ना चलने के लिए साइकिल था, ना रहने के लिए अच्छा घर था, ना बात करने के लिए मोबाइल था। उस टाइम हम इस बिजनेस में आए, लिस्ट बनाने की बात आई, तो मैंने भी थोड़ा समय लगा, एक एक करके हमने भी 100 लोग का लिस्ट तैयार किया। मेहनत करना पड़ा, बहुत एफर्ट लगाना पड़ा। अपलायंस ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही सपोर्ट किया। कई बार तो मैं न लिखता था तो अपलाइन अपने हाथों से लिखते थे, चलो तुम नाम बताओ मैं लिखता हूँ। यानी एक एक करके दोस्तों मैंने 100 लोग का लिस्ट तैयार किया, क्योंकि एक बात मेरे को समझ में आ गया था, किसी फैक्ट्री को चलाना है तो कच्चे माल की जरूरत है। इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो उसी प्रकार से कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, और हमारे लिए हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारी लिस्ट है। लिस्ट है दोस्तों, लिस्ट है। तो मैं अपनी बातों से आपको संदेश भी देना चाहूंगा, यदि आपने प्लान देखा है तो सबसे पहला आप लिस्ट बनाइए, आप सूची बनाइए। मन में कुछ मत सोचिए कौन व्यक्ति आपके साथ आपका प्रोडक्ट लेगा, कौन व्यक्ति दुकान चेंज करेगा, नहीं करेगा। आप उन सभी बातों को दरकिनार करके सिर्फ लोगों का सूची लिखिए, और ये सूची हम लोग बनाते हैं दोस्तों। ठीक है सर? बहुत बढ़िया सर। जैसा कि सर ने मैसेज दिया, इन्होंने सबसे पहला जो काम लिस्ट बनाया। मैं इन्हीं सवाल को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। सर आप मुझे बताएंगे कि जब आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाने के बाद आपने लोगों से बात करना शुरू कर दिया कि अब मेरी दुकान चेंज कर लो, आप मेरे यहाँ से प्रोडक्ट ले लो वगैरह वगैरह, अप्रोच करना शुरू कर दी? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नहीं किया? तो क्या किया आपने? मैंने क्या किया मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला तो जब मैंने लिस्ट बनाया सर, ठीक है, जब लिस्ट में बनाया तो मेरे मन में बड़े सारे सवाल थे, और मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति के मन में सवाल होते हैं कि मैं किसी का नाम क्यों लिखूं। बड़े सारे सवाल होते हैं लिस्ट में। मुझे ऐसा तो नहीं कि मुझे बोलना पड़ेगा लोगों को लेकर के आओ, बड़े सारे मेरे मन में सवाल थे। और जैसे सर ने बोला कि आपने लिस्ट बना के काम करना शुरू कर दिया, दोस्तों बिल्कुल नहीं। जब मैंने लिस्ट बनाया और जैसे ही हमारी अपलायंस ने या बड़े सारे हमारे सीनियर्स ने हमको मोटिवेट करना शुरू किया, उस वक्त ना दोस्तों मैं आपको बताऊं तो मेरी संगत कुछ गलत लोगों से हो गई। गलत लोग इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो लोग हमेशा नेगेटिव बात करते थे, हमेशा कंपनी की बुराई करते थे, हमेशा प्रोडक्ट की बुराई करते थे, सिस्टम की बुराई करते थे। कई तो हमारे ऐसे भी अगल बगल में लोग रहा करते थे, विश्वास नहीं करें दोस्तों, जो अपने माँ बाप की बुराई करते थे कि भगवान ने क्यों हम लोग ऐसे घर में जन्म दे दिया। तो दोस्तों मैं भी इन लोगों की बाधाओं में आकर के विश्वास नहीं करेंगे, मैं भी नेगेटिव हो गया और मैं इस बिजनेस को छोड़ के चला गया। मैं किसी को बताया भी नहीं और इस बिजनेस को मैं छोड़ के चला गया, और मैं दोबारा चला गया दोस्तों कलकत्ता। यानी इस बात से मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैंने लिस्ट बना के काम करना शुरू कर दिया। लिस्ट मैंने बनाया, लेकिन जब हमको गलत लोग हमारे संगत में मैं आ गया, नेगेटिव लोगों की संगत में आ गया, तो मैं दोस्तों यहाँ से वेस्ट बंगाल चला गया। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी अपलायंस का, जिन्होंने हमें वहां से लेकर गया। उन्होंने लेकर के आया, मैं फिर चला गया। दोस्तों इस बिजनेस को मैं 3 बार छोड़ के गया हूँ, 3 बार मैं छोड़ के गया हूँ, और 3 बार छोड़ के जाने के पीछे रीजन यही था कि हमारे मन में बड़े सारे डाउट थे। मेरे को लगता था कि बाहर भी ऐसी बड़ी सारी ट्रेड सेलिंग कंपनी काम करती है, बाहर भी बड़े सारे हमारे दोस्त थे, उनसे बातचीत हुआ जब मैं कलकत्ता गया। वो लोग बोलते थे मैं भी इस फैक्ट्री में गया, इस कंपनी में गया था, मैंने वहां काम करके छोड़ दिया। अरे ऐसी कंपनी में मैं भी गया था, मैं भी काम करके छोड़ दिया। ऐसी कंपनियां चलती नहीं है। मैं जब यहाँ से गाँव चला गया था निगेटिव होकर के, मैं गाँव भी गया था, वहां भी बड़े सारे लोग मिले थे, और उन्होंने बड़ी सारी बातें समझाया कि तुम्हारी कंपनी नहीं चलेगी, भाग जाएगी, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। अरे इतना अच्छा बोला, तुम कलकत्ता में काम कर रहे थे, इतना मुश्किल से तुम्हारा जॉब लगा, बड़ी सारी परेशानी थी दोस्तों, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। कई बार हमारे सामने ऐसी सीक्वेंस पैदा हो जाता दोस्तों, हमें समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें। लेकिन दोस्तों उस वक्त भी हमारी अपलायंस ने हमें समझाया, हमें बताया। और एक बात ना जो अपलायन की बात से मुझे
समझ में आया दोस्तों कि मैं जिस बात से भागता था कि मुझे लोगों से बात करना है, मुझे प्रोडक्ट को लेकर लोगों से बात करना है, मुझे नेटवर्क बिल्ड करने के लोगों से बात करना है, मुझे अपना गैलरी शॉप आगे बढ़ाने के लोगों से बात करना है, तो दोस्तों उस वक्त मेरे मन में डर था कि कोई मेरे साथ नहीं आएगा, लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे, यदि लोग कामयाब नहीं होंगे तो मेरा इमेज खराब हो जाएगा। बड़े सारे सवाल थे दोस्तों, लेकिन उस वक्त हमारी अपलाइन ने एक बड़ा बेहतरीन कुछ उदाहरण के साथ मेरे को समझाया, जो मुझे समझ में भी आया। मैं एक बार आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारी अपलाइन ने उस वक्त मेरे को एक बात समझाया कि एक बात बताओ, आप डरते हो कि हमें किसी से बात करना है, आप एक बात बताओ, क्या आपने लाइफ में किसी भी काम को लेके किसी से बात नहीं किया? किसी से आपने बात नहीं किया? मैंने दोस्तों उस वक्त बोला कि जी मैंने बिल्कुल बात नहीं किया, मैं अपना काम करता था, जो मैं कमाता था मैं उतना ही में खुश था। सर ने दूसरे तरीके से मेरे से पूछा कि आप एक बात बताओ, क्या लगता है आप स्कूल में जब पढ़ाई करते थे कभी हाफ टाइम में बिना छुट्टी लिए स्कूल से नहीं भागे हो? जब सर ने बात बोला ना, मेरे को अपना स्कूल का दिन याद आ गया दोस्तों। मेरे ख्याल से आप में से बड़े सर लोग हमारी ट्रेनिंग को देख रहे होंगे, अपना स्कूल का दिन याद करिएगा। हम में से कई लोग, और खास करके मैं, क्रिकेट का बड़ा शौकीन था दोस्तों, इसीलिए सैटरडे संडे तो मैच होता ही होता था, कई बार हमारे यहाँ फ्राइडे को भी मैच होता था, जिसकी वजह से हाफ टाइम में मैं बिना छुट्टी लिए स्कूल से भाग जाता था। और मैं अकेला नहीं भागता था, क्योंकि आपको ही पता है, जब आप भी कभी स्कूल से गए होंगे बिना छुट्टी लिए दोस्तों, तो हमारे मोहल्ले के 4-5 लड़के मेरे साथ पढ़ाई करते थे। मैं चारों पांचों को अप्रोच करता था, चारों पांचों को मैं मोटिवेट करता था, मैं उनको समझाता था। कई बार ना वो मेरे को समझाते थे, अरे पढ़ेगा लिखेगा होगा खराब, मैं उनको बोलता था पढ़ेगा लिखेगा होगा खराब, खेलेगा कूदेगा बनेगा नवाब। ऐसे ऐसे ढलक मार के मैं समझाता था, ताकि वो मेरे बहकाव में आए, क्योंकि मुझे पता था मैं अकेले मोहल्ले में चले जाऊंगा, मेरे 4 लड़के हमारे दोस्त मोहल्ले में पढ़ते हैं, मेरी माँ बोलेगी और मैं कुछ भी झूठ बोलूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो दोस्तों मैं चारों को अप्रोच करता था, मैं आगे आगे, चारों दोस्त मेरे पीछे पीछे। और इससे क्या होता था, हमारे मम्मी या उनके मम्मी या मोहल्ले वाले पूछते थे क्या हुआ आज हाफ टाइम चले आए, तो हम लोग कुछ ही बोल देते थे कि ऐसा हो गया, फलाना का घर में कोई बीमार है, या उनका ऐसा देहांत हो गया। इस प्रकार से मैं कई बार स्कूल से भाग के आया। जब सर ने बात मेरे को समझाया, सर ने दूसरे उदाहरण बताया कि जब आप क्रिकेट खेलने जाते थे भैया, तो आप बताओ उस वक्त क्या करते थे? तो मैं बोलता था कि हम 2 दोस्त होते थे, बैट और बॉल लेते थे और तीसरे के घर में जाते थे, तीसरे घर में जाके बोलते थे कि भाई चलो चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। लोग बोलते थे हमको पढ़ने दो, फिर वही डायलॉग, पढ़ेगा लिखेगा हो खराब, खेलेगा कूदेगा बनेगा नवाब। बड़ी मोटिवेट करते थे। 2 से 3 लोग का टीम बनता था, फिर 3-3 लोग, एक लोग घर में जाते थे, फिर 3 को पढ़ के लाते थे, 3-3 हो गए 6, फिर 6 लोग जाते थे, कहीं ना कहीं 3 या 4 लोग फिर हमें मिल जाते थे, हमारे बड़े सारे दोस्त, उनके साथ हम क्रिकेट खेलने जाते थे। ऐसी घटनाएं दोस्तों मेरे ख्याल से हमारे मम्मी के साथ भी घटी। मैं गांव देहात का रहने वाला लड़का हूं, बिल्कुल गांव देहात से। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आम के सीजन में आम आता था, जब कच्चे आम लगे होते थे, तो हमारी माँ 12 बजे 1 बजे रात को अंधेरे में टॉर्च लेके आम के बगीचे में चले जाती थी, और अकेले नहीं जाती थी दोस्तों, अकेले नहीं जाती थी। मैं देखा करता था, कई बार ना हमारी बगल वाली भाभी को, बगल वाली आंटी को, कई छोटे छोटे बच्चे, उनको मेरी माँ लेके जाती थी। मेरी माँ आगे आगे, उनके 4 सहेलियां या फिर 4 भाभियां, 4 बच्चे उनके पीछे पीछे। यानी सर ने एक बात समझाने का प्रयास किया, जो मेरे को समझ में आया कि इस बिजनेस में ही हमें अप्रोच नहीं करना है, जाने अनजाने में हम सभी लोग बाहर में ना किसी क्षेत्र में अप्रोच करते हैं। मुझे वो भी दिन आपको याद होगा दोस्तों, जब आपने अपने करियर में पहला फिल्म आपने देखा होगा, आपने पहला पिक्चर देखा होगा, और वो पिक्चर होगा दोस्तों, जो भी पिक्चर हो, और आपने जब वो पिक्चर देखा होगा तो मेरे ख्याल से आपको ना बड़ी सारी चीजें बड़ी अच्छी लगी होगी। और जैसे ही आप हॉल से निकले होंगे और कोई आपको दोस्त मिला होगा, तो आपने उनको जरूर बोला होगा कि आज हमने बाहुबली देखा, आज हमने गदर देखा, कमाल की मूवी थी, बड़ा मजा आया। ऐसा आपने जरूर किया होगा दोस्तों, हमने तो किया, मेरे ख्याल से आपने भी किया होगा। मैं कई अपने ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो दिल्ली पंजाब में काम करते थे, लुधियाना के अंदर काम करते थे, मुंबई में काम करते थे। वो जब हमारे गांव में आते थे, उनसे पूछा जाता था, बोलते थे कि अरे हमारे लुधियाना में तो बड़ा मजा आता है काम करने में। क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि कुछ और लोग उनके साथ तैयार हो जाएं, ताकि वो वहां पे जाके एक साथ रह करके अच्छे से खाना पीना बनाए, अच्छे से मिल के पैसा कमाए, ताकि उनका भी मन लगे। जाने अनजाने में दोस्तों हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अप्रोच करता है। मैं बड़े बड़े एक्टर्स की बात करूं, आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति आता है टीवी पे और बोलता है लक्ष्य लगाइए और हमारी तरफ खूबसूरत बन जाइए। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, जाने अनजाने में वही व्यक्ति क्या कर रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है। कोई ठंडा बोतल लेके, ठंडा ठंडा तेल का बोतल लेके आता है और बोलता है कि गर्मी में ठंडी का एहसास पाना है तो दोस्तों ठंडा ठंडा तेल लगाइए। कोई बोरो प्लस लेके आ जाता है, बड़े सारे क्रीम्स का प्रचार लेके आ जाते हैं दोस्तों। आप ध्यान से देखिए, बड़े बड़े एक्टर से लेके
दे दिया, लेकिन आप ध्यान से उसके हाथों को परखिएगा, नहीं परखे होंगे आज के बाद जब सब्जी लेने जाएगा आप देखिएगा वो कम से कम 10 से 15 मिर्ची उठाता है और ऐसा मिर्चा पकड़ता है कि बाकी आधा जना मिर्चा तो रास्ते में गिर जाता है, 2-4 आपके थैली में जाता है। दोस्तों आप कहीं भी चले जाइए, कहीं आप चाय दुकान पे चले जाएंगे, यदि रोज आप उनकी चाय दुकान पे जा रहे हैं, रोज आप जा रहे हैं, 4 दोस्तों के साथ आप जा रहे हैं, तो उनको पता है हमारे डेली के ग्राहक हैं, वो आपके चाय में पानी नहीं मिलाएंगे, बड़ा प्यारा चाय बना के खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले अकेले आता था बंदा, अभी 4 लोग लेके आ रहा है, कल 10 लोग लेकर के आएगा। तो जाने अनजाने में हर एक व्यक्ति दोस्तों दूसरे व्यक्ति को अप्रोच करता है। आप किसी कपड़े दुकान में चले जाइएगा, वो कपड़ा दुकान वाला इतना बेहतर इंसान होता है, और बेहतर इंसान में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो दिल खोल के कपड़े दिखाता है, दिल खोल के कपड़े दिखाता है, वो परेशान नहीं होता है। आप किसी जूते दुकान में चले जाइए, वो इतना आपको जूते पूरे दुकान का जूता दिखा देगा, और ऐसा करके वो भी व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है कि शायद इस बार उनको मेरा जूता पसंद नहीं आया, शायद इस बार इनको मेरा कपड़ा पसंद नहीं आया, लेकिन अगली बार जब आएंगे तो इनको जूता जरूर पसंद आएगा और अगली बार वो मेरे दुकान में ही आएंगे। उन्होंने अपने एक्टिविटी से आपको क्या कर लिया, अप्रोच कर लिया। हम सभी लोग अपनी बात करें दोस्तों, मैं आपकी बात करूं, जब कभी आप बाहर जाते होंगे, किसी होटल में खाना खाते होंगे, शायद पैसा भी ज्यादा लगता होगा और खाना भी अच्छा नहीं मिलता होगा, तो आपको अपनी मम्मी का, भाभी का, बहन का या अपने परिवार का याद आता होगा कि काश अभी मैं घर में होता तो कितना अच्छा खाना मिलता। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी मम्मी, हमारी दीदी, हमारी भाभी, हमारे परिवार के लोगों ने इतना बढ़िया तरीके से खाना बनाया कि कहीं भी हम जाते हैं तो उनकी याद हमें जरूर आती है। उन्होंने भी हमें क्या करके रखा है, अप्रोच करके रखा है। आप ध्यान से देखिए, मैं धर्म की बात नहीं करूं दोस्तों, मैं ऐसे नॉर्मली एक बात समझाना चाह रहा हूं आपको कि हम में से हर एक व्यक्ति को अलग अलग भगवान पसंद है। किसी को बजरंगबली पसंद है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहाड़ उठा करके भगवान राम और लक्ष्मण को कांधे में उठा करके, है ना, ऐसा एक्टिविटी उन्होंने किया कि उन्होंने हमें क्या कर लिया, अप्रोच कर लिया। किन्हीं को कोई और पसंद है, किन्हीं को कोई भगवान पसंद है, किन्हीं को कोई भगवान पसंद है। आप ध्यान से देखिए, वो पसंद इसलिए है कि उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया अपने टाइम में कि उन्होंने आपको क्या कर लिया, अप्रोच कर लिया। जब ये बात दोस्तों मुझे भी समझ में आया, ये बात जब मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा, मुझे ये समझ में आया कि हर फिल्म आने से पहले पोस्टर आता है। असल में पोस्टर नहीं होता है, वो अप्रोच होता है, वो अप्रोच होता है दोस्तों। जब कोई टेलर आता है, टीजर आता है, ये टीजर और टेलर नहीं है, आप ध्यान से समझिए, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी से आपको क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं दोस्तों। आप बड़े सारे हीरो का देखिएगा, बड़े सारे हीरो की क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसे अमिताभ बच्चन की मैं बात करूं, जो बॉलीवुड के सुपर स्टार है, मिलेनियम स्टार है, आप उनको ध्यान से रीड करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जब वो डांस करते हैं उनका पूरा बदन नहीं हिलता, सिर्फ हाथ हिलता है, और अपने हाथों को हिला करके आपको एहसास ये होता है कि अमिताभ बच्चन तो नाच रहे हैं, और इस उम्र में भी वो नाच इसलिए लेते हैं कि उनका शरीर नहीं हिलता, उनकी सिर्फ हाथें हिलती है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं अल्टीमेटली दोस्तों कि हमें एक बात समझ में आया कि जाने अनजाने में हर एक व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, या आपने उनको क्या किया, अप्रोच किया। और शायद अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा दोस्तों। अभी आप जहां भी बैठे होंगे, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन कभी ना कभी जरूर खुलेगा, मार्केट में भीड़ जरूर होगा, और जब मार्केट में भीड़ होगा ना भाई साहब, मार्केट में कोई नाला मिल जाएगा, एक बार जाकर सिर्फ नाले में झांक के देखिएगा, एक बार झांक के देखिएगा, थोड़ा सा आवाज दीजिएगा, अरे यार देखो क्या हो गया। आपको मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों, उस एरिया में, उस अगल बगल थोड़े 200 मीटर के रेंज में जितने लोग होंगे, वो एक बार झांकने के लिए जरूर आएंगे कि आखिर हुआ क्या। फील्ड में चले जाइएगा जहाँ क्रिकेट मैच होता होगा, और खूब जोर से चलेगा, अरे यार वो देखो वो देखो। मैं आपको बोलता हूं, अगल बगल जितने लोग आवाज सुनेंगे एक बार ऊपर जरूर देखेंगे। दुनिया में सबसे आसान काम है दोस्तों अप्रोच करना, सबसे आसान काम है दोस्तों अप्रोच करना। और जब ये सारी बात मुझे समझ में आया, आपको मैं दिल से बता रहा हूं, उस वक्त मेरे को एक बात का एहसास हुआ कि मैं इस बिजनेस में आने से पहले न जाने कई हजार लोग मैं अप्रोच किया, बट जाने अनजाने में, और जो जाने अनजाने में काम कर दिया, उसी काम को अब जानबूझ के मुझे करना है, क्योंकि इसको करने से मैं अपने सारे सपने को अचीव कर सकता हूं। और जब ये सब बात मुझे समझ में आया दोस्तों, तो जैसे सर ने बताया, ऐसा नहीं कि लिस्ट बनाया और मैंने कहा, मेरे मन में भी डर था, मेरे मन में भी बड़े सारे सब थे, मेरे मन में बड़े सारे संकल्प थे, लेकिन जब एक ट्रेनिंग हमने अटेंड किया, एक ट्रेनिंग हमने अटेंड किया, चाहे मैं साइकोलॉजी क्लास की बात करूं, या मैं एससीटी की बात करूं, या हमारे चेतन सर के हाउ टू अप्रोच की मैं बात करूं, लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी की बात करूं, या मैं 4R की बात करूं, या दोस्तों मैं क्लोजिंग में फॉलो की बात करूं, या फिर मैं किसी भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात करूं, दोस्तों इन सभी ट्रेनिंग्स ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से मेरा विजन क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद मैंने काम करने का फैसला किया। तो मैं आपको भी कहूंगा, हो सकता है आपके मन में डर हो,
सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारे जीवन में बड़े सारे ऐसे अप्लायंस हैं दोस्तों, और शुरू से लेकर अभी तक है। सीढ़ी लेवल पे छोड़ दीजिए दोस्तों, मैं अपनी बात करूँ, जब इस बिजनेस को हमने शुरू किया उस वक्त की बात छोड़ दीजिए, आज तक की मैं बात करूँ, मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि आज भी हमारे अप्लायंस फॉलो करते हैं, आज भी हमें सिखाते हैं, आज भी हमें बताते हैं। तो धन्यवाद। मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों, आप भी सबसे पहले सीखिए जरूर, सारी ट्रेनिंग अटेंड करिए। जब ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो आपके अंदर ये भरोसा आएगा और आप हमसे बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत बेस्ट करेंगे। थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना, हम लोग भी बैठ के सुन ही रहे हैं। भैया की बात से हमें एक चीज जो मैसेज मिला वो ये कि सबसे बड़ा जो डर था इनके पास जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया लिस्ट बनाने के बाद, वो डर था अप्रोच का। और मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लेज में काम शुरू करने वाले एक डिस्ट्रीब्यूटर का ये डर होता है, अप्रोच का डर। उन्हें लगता है हम किसी को अप्रोच कैसे करेंगे, हम अप्रोच करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। और भैया ने बड़े सारे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है, सलमान खान से लेके शाहरुख खान से लेके अमिताभ बच्चन साहब से लेके मैं कहता हूँ हर छोटे बड़े व्यापारी सभी के सभी अप्रोच करने में लगे हुए हैं। जिनका अप्रोच अच्छा है उनका व्यापार बहुत बढ़िया चलता है, जिनका अप्रोच अच्छा नहीं है वो अपने व्यापार में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। और अप्रोच को अच्छा करने के लिए उस काम में, उस बिजनेस में, उस व्यापार में भरोसा का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको भरोसा नहीं होगा ना तो आप दिल से किसी को अप्रोच नहीं कर पाएंगे, आपके मन में डर होगा, आपके मन में डाउट होगा, आपको लगेगा लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस दिन आपको समझ में आ जाए नहीं ये वही काम है जो हम सदियों से कर रहे हैं, ये वही शॉपिंग है, ये वही खरीदारी है जो ऑलरेडी हमने, हमारी कई पीढ़ियां दुकान से सामान खरीद रही है लेकिन 1 रुपया आज तक नहीं कमाया। आज मौका है लोगों को ये रास्ता बताने का, लोगों को अप्रोच करने का कि आपके पास ये मौका है अपनी दुकान को बदल करके, अपने नेटवर्क को बना करके सारे सपने पूरे करने का। तो तैयार है मेरे भाई? उम्मीद करते हैं भैया की इस सवाल के जवाब के बाद किसी के दिल में कोई डर नहीं होगा, अप्रोच करने में बिल्कुल ना डरे। और भैया ने एक सलाह भी दिया, जब तक आपको डर लगे किसी को अप्रोच ना करें। बड़े सारे ट्रेनिंग का क्लास का नाम बता दिए हैं, चाहे साइकोलॉजी हो, एसपीपी हो, हाउ टू अप्रोच हो, एसओ हो, ट्रिपल पी हो, जितनी भी ग्लेज की ट्रेनिंग है आपको एक एक ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए। और जब तक आपको भरोसा ना हो जाए, जब पूरा भरोसा हो जाए तभी किसी को अप्रोच करें। इस बिजनेस में एक बड़ी कहावत है, अगर आपको इस बिजनेस पे भरोसा नहीं है ना तो आप किसी को अप्रोच मत करें, किसी के बहकावे में आइए। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो ये चीटिंग है। और कभी ग्लेज के, कभी डायरेक्टर्स ने, कभी किसी सीनियर्स ने हमें ये नहीं सिखाया ना कि लोगों के साथ आप चीटिंग करें। जब आपको अच्छा लगे तब आपको अप्रोच करना है। ठीक है मेरे भाई? वेल डन। सही बात। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और ये सिर्फ सवाल मेरा नहीं, आप सबका भी है, मुझे पता है। और ये सवाल है सर कि अप्रोच करते समय क्या लगता है आपने जितने लोगों को अप्रोच किया सबके सब अपने आपके साथ काम शुरू कर दिए या क्या क्या चुनौतियां हैं? सवाल मेरा फिर से सुन लीजिए सर, जब आपने अप्रोच करना शुरू किया तो क्या लगता है सबके सब आपके साथ आके काम शुरू करने लगे या कुछ चुनौतियां भी आई? थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर। जी सर, जी सर, जैसा सर ने बोला है ना, बिल्कुल चुनौतियां, बड़ी सारी चुनौतियां आई। क्योंकि मैं आपको अपनी बात बताऊं, जब मुझे समझ में आया कि जाने अनजाने हर व्यक्ति तो अप्रोच कर ही रहा है और मैंने भी कई बार अप्रोच किया है, तो दोस्तों उस वक्त भी मैं ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब मेरे को लगा कि मैं ये काम तो बचपन से करते आ रहा हूँ, क्रिकेट के टाइम पे किया, स्कूल के टाइम पे किया, तो ये अप्रोच कौन सी बड़ी बात है। और उस वक्त ना दोस्तों मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड होकर के मैं कुछ लोगों को गलत अप्रोच कर बैठा। गलत अप्रोच का मतलब क्या था दोस्तों, मैंने उनको ना जिस प्रकार से हमें ट्रेनिंग में बताया गया उससे अलग हट करके मैंने जो अप्रोच किया, मुझे बड़े सारे लोगों ने, खास करके अपने लोगों ने मना कर दिया। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे खुद के जीजा जी ने मना कर दिया। दोस्तों मेरे बड़े भैया के 2 लड़के हैं, उन लोगों ने भी मना कर दिया। इसके अलावा हमारे बड़े सारे दोस्त थे जो यहाँ पे आने के बाद, यानी हमारे पास आने के बाद, काम समझने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसा नहीं कि चुनौतियां नहीं है, चुनौतियां आई और मैं आपको ये बता दूं आपके साथ भी आएंगे, लोग मना करेंगे। जब थोड़ा सा समय मेरा ज्यादा लग रहा था उस वक्त मेरे घर से भी रिएक्शन आए। मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी बेटा वो काम को तो छोड़ दे। क्यों? क्योंकि हमारे बड़े सारे ऐसे लोग थे जो हमारे बिजनेस को छोड़ के हमारे गाँव में पहले से बैठे हुए थे। वो मेरी माता जी को नेगेटिव करते थे, वो ये समझाते थे कि आपका बेटा नेटवर्किंग करता है, आपका बेटा कौन प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में चला गया है, ऐसी कंपनी में कुछ नहीं होता है, सिर्फ सपना दिखाया जाता है, इत्यादि बड़े सारे चारों तरफ से रिएक्शन आ रहे थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर रिपीट करना चाहता हूँ, चुनौती तो मुझे बड़े सारे मिली, लेकिन मैं एक बात सोचता था कि यदि मैं यहाँ से चला भी
मोटिवेट किया दोस्तों? सबसे ज्यादा किसी ने मोटिवेट किया तो हमारी ग्लेज की ट्रेनिंग ने मोटिवेट किया। मैं एसओ क्लास के अंदर 4R के अंदर एक कहानी सुना था दोस्तों कि 4R में आपने राइट ब्रदर्स के बारे में सुना होगा। जब राइट ब्रदर्स की बात करें, जब उन्होंने पहली बार बोला कि हम ऐसा यंत्र बनाएंगे जिसमें लोग बैठेंगे और आकाश में क्या करेंगे दोस्तों, सैर करेंगे, उस वक्त लोगों ने क्या से क्या नहीं बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हवा से भारी है लोहा, लोहे का तुम यंत्र बना दोगे और आकाश उड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों ने पागल करार दे दिया, बड़े सारे रिएक्शंस आए। आपने थॉमसन एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने इतना फेलियर फेस करने के बाद एक बल्ब का निर्माण किया। आपने 4R का ट्रेनिंग लिया होगा दोस्तों, तो आपने बाहरी मेढक के बारे में सुना होगा, बाहरी मेढक के बारे में सुना होगा। हमने उस वक्त एक बात सोच लिया, जब चारों तरफ से रिएक्शंस आ रहे थे तो मैं उस वक्त 12 मेढक बन गया। मैं 12 मेढक बन के दोस्तों ट्रेनिंग लेते रहा। बड़ी सारी अप्लायंस थी, उनकी बातों को मैं फॉलो करना शुरू किया। और मैं आपको भी गारंटी देता हूं दोस्तों, यदि आपने सारे रिएक्शंस को अलग कर दिया, सारी परेशानियों को आपने साइड कर दिया और आपने पूरी तरीके से फोकस होकर अपलाइन की बातों को फॉलो कर लिया ना दोस्तों, मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप कामयाब होंगे 100% कामयाब होंगे। तो दोस्तों उस वक्त सबसे ज्यादा किसी ने सपोर्ट किया तो हमारी अपलाइन ने, और कहावत में भी कहा गया है, और हमारे ग्लेज में हमारे आदरणीय डायरेक्टर मिस्टर संजीव छिब्बर सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को अच्छा अपलाइन मिल गया दोस्तों, 50% वो व्यक्ति उसी दिन कामयाब हो गया। और मैंने पहले ही बोला कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे एक नहीं कई ऐसे अच्छे अपलायंस मिले जिनकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया। तो मुझे भी रिएक्शंस मिले दोस्तों, मुझे भी लोगों ने मना किया। साथ के साथ ऐसे टाइम में जो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला दोस्तों, हमारा बिजनेस में लोग बोलते हैं, आप भी सुनते होंगे कि हमारे बिजनेस में एक कमाल का सीनियर सपोर्ट है जो बाकी जगहों पे नहीं होता। तो हमें बड़े सारे अप्लायंस ने सिर्फ डाउनलाइन की तरह नहीं बल्कि एक भाई की तरह हमेशा प्यार दिया, हमेशा हमको समझाया कि देखो आज ऐसा है, आने वाला टाइम में आपका फ्यूचर ऐसा होगा, आने वाला टाइम में आपके पास घर होगा, आने वाला टाइम में आपके पास गाड़ी होगी, आने वाला टाइम में आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो दोस्तों सर की बात को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सर ने बोला रिएक्शंस मिला, बिल्कुल मिला दोस्तों, जरूर मिला, और मैं यही बोलता हूँ आपको भी मिलेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस शुरुआती दौर में है। और जब कोई काम शुरुआती दौर में होता है दोस्तों, तो आपको पता है लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग आपके साथ नहीं होते हैं। कंप्यूटर की बात याद कर लीजिए, ट्रेन की बात याद कर लीजिए, बम की गोला की बात याद कर लीजिए, बाटा कंपनी की कहानी याद कर लीजिए, कितने रिएक्शन इन लोगों ने झेला, लेकिन लगातार मेहनत करते गए और जिन लोगों का मैं नाम बताया आज के टाइम में सबसे बड़े ब्रांड बन के उभरे दोस्तों। यदि हम लोग थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी रिएक्शंस को झेल गए ना भाई साहब, आने वाला टाइम में आप भी ग्लेज का एक नया और उभरता हुआ ब्रांड एम्बेसडर बन के निकल करके आएंगे। तो दोस्तों परेशानी है तो मौका भी है, वो कहावत आपने सुना होगा कि नदी में नाव चलता है दोस्तों, परेशानी पानी होता है। ये हमारे अप्लायंस ने हमको उस वक्त भी समझाया था, नदी में नाव चलती है दोस्तों, परेशानी पानी होती है, लेकिन पानी को हटा देंगे तो नाव नहीं चलेगा। और शायद मैं इस बात के शुक्रगुजार हूं कि जिन लोगों ने मुझे मना कर दिया, मेरे को लगता है आज मैं उन्हीं लोगों की वजह से कामयाब हूं। आप बोलेंगे कैसे? उन लोगों ने एक बात बोला कि मैं देखता हूं तू कैसे कामयाब हो जाएगा। उस वक्त इस बात को मैंने चैलेंज के रूप में लिया और मैंने एक बात सोच लिया, यदि आज मैं कामयाब नहीं हुआ ना भाई साहब, और मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया, जिंदगी भर ताना मारेंगे, लेकिन एक बार इस बिजनेस में मैं कामयाब हो गया तो ये जिंदगी भर मेरे से नजर नहीं मिला पाएंगे। और दोस्तों आज ऐसा ही है, इन लोगों ने मना किया ना, आज जैसे हालात पहले उनका था आज वैसे ही है, और मैं कहां से कहां पहुंच गया। तो दोस्तों आज कोई व्यक्ति आपको मना कर रहा है, आप उनसे परेशान नहीं होइए, बल्कि लिख के बैक पेपर पे आप उनका नाम लिखिए। और नाम इसलिए नहीं लिख रहा है कि उनका नाम याद करा, नहीं, नाम इसलिए लिख रहा है दोस्तों कि जब आप कामयाब होंगे, अपने कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को देना है, क्योंकि जिसके जीवन में चैलेंज देने वाले लोग नहीं रहेंगे, कोई इंसान कामयाब नहीं होगा। ये बात को भी याद रखिएगा। तो मुझे चैलेंज मिला और मैंने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो आज मैं यहाँ हूँ। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया, और साथ के साथ अपनी अपलाइन को और ग्लेज के बेहतरीन ट्रेनिंग। धन्यवाद। जैसा कि आप सुन रहे थे, बड़े सारे लोगों को लगता है ना कि आप तो कामयाब हो गए, आपको तो कोई रिएक्शन ही नहीं मिला होगा, आपने जिसको फोन किया होगा वो आपकी टीम में शामिल हो गया होगा और उसने टीम बनाना शुरू कर दिया होगा। लेकिन भैया की बात से आपको एक बात समझ में आ गया होगा, शायद जितनी रिएक्शन आपको आई है उतना इनको भी आया है, और शायद हमारे ग्लेज के आने वाले एक नए लोगों को इतना ना आए पर आएगा। हमारे बिजनेस का एक पार्ट है
लेकिन दुख की बात है हमारे 50% डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे 50% नए पार्टनर ऐसे होते हैं जो इस कुछ रिएक्शन की वजह से हमारा बिजनेस छोड़ देते हैं। मैं भाग्यशाली नहीं। हाँ रूम ही थे गाने रूम कि मेरी जो घर की परेशानी थी ना उसकी वजह से भी मेरे अंदर हौसला था, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि बाहर में कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, और शायद मैं इस बिजनेस को छोड़ दिया कुछ लोगों के रिएक्शंस की वजह